अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की 5 एक रोज़ा सीरीज़ यूएई में जारी है। 2 मैचेस हो चुके हैं और ऑलमोस्ट एक ही तरह हम दोनों मैचेस हारे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने दोनों मैचेस हमें 8 विकेटों से हराए हैं और हमारे कप्तान शुएब मलिक जो स्टैंड इन कैप्टन है, उनका कहना है कि हम ये सीरीज़ जीतने के लिए नहीं बल्कि हम ये सीरीज़ में अपने बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई करने के लिए गए हैं। सो हम आज के शो में जानेंगे ये दोनों मैचेस हम क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हारे हैं, क्या सिर्फ इसकी वजह यही है कि हम बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई कर रहे हैं या इसकी वजह यह है कि थोड़ा सा विलिंगनेस कम है जीतने की, या जो स्टैंड इन कैप्टन है उनके लिए ज़्यादा कुछ खोने को है नहीं। अगर वो हार भी जाते हैं तो व्हाट इज़ टू लूज़, ही इज़ समवन हु हैज़ टू रिटायर आफ्टर द 2019 वर्ल्ड कप। सो हम आज के शो में जानेंगे और कौन हमें ज़्यादा बेहतर बता सकता है। गुलाम अली साहब हमारे साथ हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, बहुत अच्छे तज्जियाकार हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। गुलाम अली साहब, आपको वेलकम करते हैं शो पे। शुक्रिया फैजल। थैंक यू सर। एज अ पाकिस्तानी थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है कि कप्तान भी इतने कंसर्न नहीं है कि हम 2 मैचेस हारे हैं, लेकिन हम वील स्टार्ट फ्रॉम द सिलेक्शन। 6 या 7 आपके इंटरनेशनल टीम के प्लेयर्स को रेस्ट कराया गया है, इंक्लूडिंग द कैप्टन। वर्ल्ड कप से पहले इतनी सारी चेंजेस और नए प्लेयर्स को इंडक्ट करना, पुराने खोए हुए प्लेयर्स उमर अकमल जैसे प्लेयर्स को इंडक्ट करना। सो हाउ डू यू सी द एंटायर सिचुएशन जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप? देखिए, 2 चीज़ें हैं कि एक तो फैसल रेस्ट कराना, रेस्ट आप कराएं, ठीक है बिल्कुल, लेकिन दूसरी चीज़ जो है कि अब वर्ल्ड कप सर पे खड़ा हुआ है और अभी तक आप प्लेयरों की तलाश में हैं कि आपके वर्ल्ड कप में आपको कुछ प्लेयर मज़ीद आपको ट्राई करने हैं, जो कि ये थोड़ी सी ना सिर्फ हैरान कौन है बल्कि मायूसी की भी बात है कि आप इतने प्रोएक्टिव नहीं हैं, या आपका वो विज़न नहीं है, या आप घर पे बैठे सो रहे हैं कि आपको पता नहीं वर्ल्ड कप आने वाला है, उससे हमने कितने पहले प्रिपरेशन करनी है और किन किन लड़कों को हमने जो है अपने उस पूल में रखना है और उनको कैसे कैसे कब कब मौके देने हैं ताकि वो बिफोर वर्ल्ड कप वो आपकी एक टीम का सेटअप बन जाए, सारा सेट हो जाए लड़के, और वो फिर जाके अब देखिए बात यह है कि इस वक्त जो सिचुएशन है हर लड़का इस उम्मीद पे खेल रहा है कि शायद वो वर्ल्ड कप में सेलेक्ट हो जाए, तो उनको टीम की तो फिक्र नहीं, पहले अपनी फिक्र लगी हुई ना कि उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो इस वक्त जो शुएब मलिक कह रहे हैं ये बात तो सबको पता है, लेकिन बीइंग अ लीडर, बीइंग अ कैप्टन, भले आप एक सीरीज़ के लिए बने हो, ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि हम जीतने के लिए नहीं खेल रहे या हम अपनी मैच स्ट्रेंथ को ट्राई। आप जब मैदान में उतरे तो आप खेलते ही जीतने के लिए हैं, बिल्कुल सही है ना। और आपकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, क्योंकि ये प्लेयर ख़राब प्लेयर तो नहीं है ना ये। जब आप 280 कर रहे हैं तो 300 भी कर सकते हैं और 280 के अंदर आउट भी कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं जो कि एक अच्छा मैसेज आना चाहिए, लेकिन वो मैसेज जब लीडरशिप से ऐसा आएगा ना तो लोग यकीनन मायूस होंगे। हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि शुएब मलिक हैज़ सर्व पाकिस्तान फॉर सो लॉन्ग और बड़े ऑलमोस्ट 20 ईयर्स और बड़े खुशनसीब भी रहे हैं कि इंटरनेशनली आप नहीं देखते कि कितना भी सीनियर प्लेयर हो वो इतना ईजी गोइंग हो उसके लिए कि कप्तान बन जाए और टीम में मेरी मर्ज़ी है, मतलब 2019 में मैं खेल के रिटायर होऊंगा चाहे कुछ भी हो। और हम अगर परफॉर्मेंसेस की देखें तो कोई ऐसी परफॉर्मेंसेस नहीं है जैसे हम देख रहे हैं अभी एरन फिंच की परफॉर्मेंस देखते हैं, पूरी दुनिया में हम देखते हैं विराट कोहली की परफॉर्मेंसेस हैं। सो कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस भी नहीं है कि आप खुद बता सकें कि मैं कब रिटायर होऊंगा, कब तक खेलूँगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि एक सीनियर प्लेयर को कप्तान बनाने से बेहतर है कि अगर आप सब चीज़ें ही ट्राई कर रहे हैं तो किसी यंगस्टर को कप्तानी देते जो सरफराज का सरफराज के साथ जिसको आपने डेवलप करना है उसको आप मौका देते, ताकि उसमें थोड़ी एनर्जी भी होती, थोड़ी विलिंगनेस भी होती प्रूव करने की कि हाँ भाई मुझ में वो स्किल्स है। डू यू थिंक कि यहाँ थोड़ा मिसकैलकुलेट किया हमने? नहीं फैसल, थोड़ा सा इस पर मैं मैनेजमेंट के साथ जाऊँगा। उसकी वजह यह है कि आप बहुत बड़ा इवेंट खेलने जा रहे हैं, तो आप किसी को भी नाइब बनाते हैं ना, देखिए कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। सही है। आपके मेन लीडर को, कप्तान को, सरफराज को कुछ भी खुदा ना खास्ता कोई इंजरी हो जाए, कुछ जाए ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप भी आपके हाँ, सही? तो वहाँ पे आप किसी जूनियर कप्तान पे आप बैंक ट्रस्ट नहीं करते। तो ये एक अच्छा फैसला ज़रूर था, लेकिन शुएब मलिक को भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि उस पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है और उसने वो चीज़ को फुलफ़िल करनी है जो उससे रिक्वायरमेंट। उसको बनाया क्यों गया है? उसको बनाया इसीलिए गया है कि वो एक्सपीरियंस है और खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम आती है तो सरफराज को जो रिप्लेस करेगा एक सीनियर प्लेयर और मैच्योर कैप्टन करे। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। लेकिन उसको वो शो करना पड़ेगा कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी गई है, अब उसको अच्छे तरीके से निभाना है। हाँ। जो कि हम देख रहे हैं कि साउथ अफ्रीका सीरीज से लेके अब तक जो चीज़ें चली आ रही हैं, वो शुएब मलिक मुझे नहीं लगता कि वो उस विलिंगनेस से कर रहा है काम, क्योंकि उसने ऑलरेडी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। ठीक है कि सिर्फ T20 खेलेगा, लीग खेलेगा। तो जब आप रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं, लेकिन एक प्राइड होती है, पाकिस्तान की प्राइड होती है, के लिए खेलना आपकी अपनी प्राइड होती है, तो आपकी बॉडी जेस्चर से
आपके बाय माउथ, ये सारी वो चीज़ें जानी चाहिए जो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की जाती है, तो वो थोड़ा सा मिसिंग नज़र आ रही है मलिक की। बिल्कुल सही है। और गुलाम अली साहब, अगर हम दोनों कप्तानों को थोड़ा कंपेयर करें, सरफराज बहुत ज़्यादा ईगर कप्तान है और विलिंगनेस बहुत ज़्यादा उनमें दिखती है जीतने की, और हम कभी कभी उसको क्रिटिसाइज़ भी करते रहे हैं कि बहुत ज़्यादा होता है विकेट के पीछे से। और अब जब हम ये देखते हैं कि इतना सॉफ्ट इमेज लेके शोएब मलिक आते हैं, तो वो भी हमें बुरा लगने लगता है जब हम हारते हैं। लेकिन शोएब मलिक की अगर परफॉर्मेंस एज ए कैप्टन रिसेंटली देखें, आपने खुद जिक्र किया कि साउथ अफ्रीका सीरीज़ से अगर हम देखें, पहला T20 जो उन्होंने एज ए कैप्टन खेला वो जीते। उसके बाद उन्होंने कहा मैं प्लेयर्स को हल्का रखता हूँ, सकून में रखता हूँ। सबने बोला वाह यार। बल्कि ये ODI था जिसमें वो जीते थे, और सबने कहा कि देखें यार कितना अच्छी कप्तानी की। उसके बाद हमने देखा कि T20 में 3 मैचेस में हम तीनों में हारे और हम टॉप रैंक साइड हैं। उसके बाद आज हम 2 ODIs और हारे। सो वो जो कॉन्ट्रास्टिंग कप्तानी है, डू यू थिंक कि वो प्लेयर्स पे अफेक्ट करती है कि एक बहुत ज़्यादा ऑन द टोज रखता है प्लेयर्स को और एक बिल्कुल ही ईजी रखता है, तो वो कॉन्ट्रास्ट जब आता है तो प्लेयर्स एडजस्ट नहीं कर पा रहे इस कप्तान के साथ? देखिए, बहुत सारे लोगों को शायद पसंद ना आए ये बात मेरी कि जो लीडरशिप होती ना, वो देखनी पड़ती है कि आप किन लोगों को लीड कर रहे हैं, उनका कैलिबर क्या है। गुड पॉइंट। ठीक है ना, पॉइंट है। उनकी स्किल्स क्या है, उनकी स्टैंडिंग कहाँ है, और वो किस बात को सुन के काम करेंगे, परफॉर्म करेंगे। तो सरफराज, देखिए मैं बड़े कप्तानों के अंडर में खेला हूँ, लेकिन मोइन खान एक ऐसा कैप्टन था जिसकी झलक सरफराज में नजर आती है। सही है। ठीक है ना, कि मोइन भी विकेट के पीछे से ना अपने बॉलरों को अलाउ नहीं करता था कि ज़रा सा भी वो रिलैक्स हो या ऑफलाइन हो। ठीक है। जो उनको टारगेट दिया जाता था या जो उनसे कराने की कोशिश की जाती थी, वो मोइन उनको इम्प्लीमेंट करवाता था बाय हुक और बाय क्रुक। ठीक है ना, अगर कोई नहीं करता था वो रिमूव कर देता था, उसको हटा देता था वहाँ से। ठीक है ना, तो वही चीज़, और सरफराज ने कई दफ़ा जिक्र किया कि मोइन उनके आइडियल हैं। ठीक है ना, बिल्कुल सही बात। तो सरफराज की गेम अवेयरनेस एक तो बहुत अच्छी है। फिर जो एक प्लान लेके आता है ना, या वो कोच से लेके आता हो या अपने खुद माइंड से क्रिएट करता हो, वो चाहता है कि उसका इमीडिएटली उसका जो है इम्प्लीमेंटेशन हो। सही बात। वो बॉलर वो डिलीवर करे, फील्डर वो करे, बैट्समैन वो करे। तो कहने का मकसद ये कि हमारे बैट्समैन या हमारे बॉलर इतने वर्ल्ड क्लास नहीं है। आप अगर स्टैंडिंग देखें इनकी, तो आप वर्ल्ड रैंकिंग में आपके टॉप प्लेयर्स में नहीं आते। अगर आप एरन फिंच से कंपैरिजन करते हैं या उस्मान ख्वाजा से कंपैरिजन करते हैं, मैक्सवेल से करते हैं, स्किल्स वाइज ये बहुत पीछे हैं। तो ऐसे प्लेयरों से या ऐसे लोगों से काम लेने के लिए आपको हर वक्त उनके सिर पर खड़ा रहना पड़ता है कि भाई ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, तब आपको डिलीवर करते हैं वो। बिल्कुल सही है। तो सरफराज को ये पता है कि वो जिन लोगों को लीड कर रहा है, और वो जानता है, उनकी नेचर को जानता है, क्योंकि वो अंडर 19 लेवल से कप्तानी करता हुआ आ रहा है। प्रोसेस है। और सबसे बड़ी बात ये कि वो प्रूवन कैप्टन है, वो डिलीवर कर रहा है, चाहे उसका मेथड कोई भी हो, चाहे वो चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो, आपको रिजल्ट दे रहा है वो। बिल्कुल सही बात। ठीक है ना, अगर आप चुप रह के डिसेंट तरीके से कप्तानी कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो वो कप्तान आपके लिए बेहतर है या वो कप्तान जो आपको डिलीवर कर रहा है? नो डाउट कि हर चीज़ में गुंजाइश होती है, हर काम में गुंजाइश होती है, बेहतरी की गुंजाइश होती है। तो सरफराज को भी काफ़ी लोगों ने रोक टोक की है और काफ़ी इम्प्रूव भी किया उन्होंने, कि जो शाउटिंग करते थे प्लेयर्स के साथ, या वो थोड़ा उसमें कमी आई। तो कहने का मकसद ये है कि आपको ये देखना है कि कप्तान की गेम अवेयरनेस और जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट किस तरह करवा रहा है। बिल्कुल सही है। मैं समझता हूँ कि लोगों को अब शायद साफ फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि आपके लिए बेहतर क्या है। ठीक है, हमने रेस्ट की बात की। हमने देखा कि सरफराज की कप्तानी T20 में तो टॉप रैंक साइड, आप 11 सीरीज़ लगातार जीते, उनकी टीम क्वेटा ग्लेडिएटर्स को उन्होंने जिताया। लेकिन आपको नहीं लगता कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ODI में सरफराज स्टिल हैज़ टू प्रूव कि वो 50 ओवर क्रिकेट में भी उतने ही कारामद कप्तान हैं? बिकॉज हमने देखा एशिया कप में हम बहुत बुरे तरीके से हारे, हमारे लिए बांग्लादेश से जीतना मुश्किल हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। हम मुश्किल से अफगानिस्तान से जीत पाए अपनी कंडीशंस में, इंडिया से उसी सीरीज़ में 2 बार हम हारे। और डोंट यू थिंक कि ऐसे पॉइंट पे जब आपका कप्तान भी स्ट्रगल कर रहा था ODI फॉर्मेट में, आपने उनको टीम के साथ भी नहीं रखा? सो डोंट यू थिंक कि अगर वो उनको रेस्ट भी कराना था, he still should have been part of the team and he should have had the look on these players? अगर फॉर एग्जांपल आबिद अली यहाँ से खेलते हैं, साद यहाँ से खेलते हैं, शान मसूद यहाँ से खेलते हैं, तो सरफराज को भी उनको देखना चाहिए कि किस तरह की, आपको नहीं लगता कि होना चाहिए था उनको टीम? बहुत ज़बरदस्त बात कही आपने, और इसका मैं कई दफ़ा जिक्र भी कर चुका हूँ कि इन द एंड जो है सरफराज ने सब कुछ मैनेज करना है, देखना है, तो उसको जो है टीम के साथ होना लाजमी था, क्योंकि कम्युनिकेशन प्लेयर्स के साथ बहुत ज़रूरी थी। उसको करीब से देखना, उनसे बातचीत करना, उनको प्लान देना, उनको मोटिवेट करना, उनको कॉन्फिडेंस देना। वेरी ट्रू। ठीक है ना, वो तो लाजमी है उसका होना वहाँ पे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बाउंड्रीज खींची जाती हैं लोगों के लिए ना, कि बस ये बाउंड्री क्रॉस नहीं करना।
तो वहाँ पे सरफराज को मुझे लगता है ऐसे थोड़ा सा पीछे रखने की कोशिश की गई है कि आपकी ये लिमिट है, आप यहाँ रहें, सही है। हम जो है हम अथॉरिटी है। लेकिन देखिए पाकिस्तान क्रिकेट में, पाकिस्तान कल्चर में ये चीज़ें नहीं होती हैं। कप्तान ने हमेशा से अपनी बात मनवाई है, और जिन कप्तानों ने अपनी बात मनवाई है उन्होंने ज़्यादातर ने प्रूव भी किया है। बिल्कुल सही है। ठीक है ना, तो आपको वो अथॉरिटी, वो एक्सेस देना पड़ेगा कप्तान को, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है वर्ल्ड कप, बिल्कुल बहुत करीब है। आपको इज्जत, रिस्पेक्ट और वो अथॉरिटी देनी पड़ेगी जो वो डिमांड करना चाहता है। अगर वो नहीं भी कर रहे हैं तो आपको उससे पूछना चाहिए कि सरफराज तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम क्या चाहते हो, तुम बताओ। वेरी ट्रू। रादर देन कि आप बोलें जी नहीं आप रेस्ट करें, घर पे बैठे, ठीक है, हम इसको कप्तान बनाए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि सरफराज ने ढके छुपे हुए लफ्जों में कहा भी है कि वो रेस्ट करना नहीं चाहते थे। बिल्कुल सही। एक ब्रेक पे जाना है गुलाम अली साहब, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट दिया, इस पे मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा कि सरफराज एक ऐसा कप्तान थे जो पाकिस्तान की टीम बिल्कुल डाउन एंड अंडर थी, उस वक्त कप्तान बने, चैंपियंस ट्रॉफी जीती, मतलब जितवाई उन्होंने पाकिस्तान को, तो उनकी पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग हो गई थी। उसके बाद उनको भी वो मैन मैनेजमेंट करनी चाहिए थी कि उनके अगेंस्ट जो वो बाउंड्री ना खींचती। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन स्पोर्ट्स वन। हमारे साथ हैं गुलाम अली साहब, और जब आपके साथ एक सीनियर एनालिस्ट हो, सीनियर प्लेयर हो जो इतना क्रिकेट को समझता हो, तो उसमें फिर स्पेसिफिक मैच की तरफ जाने की बजाय हम और इश्यूज़ पे बात करें ताकि बहुत सारे सवाल जो व्यूअर्स के दिमाग में हैं उन पे क्लैरिटी आए, और बड़ी सटल क्लैरिटी आती है गुलाम अली साहब आपकी बातें सुन के, इसलिए हम वो वाले सारे क्वेश्चन आपसे करते भी हैं। सरफराज सर, हम सबके दिल सरफराज के साथ धड़कते हैं, नॉट जस्ट बिकॉज ही इज़ फ्रॉम कराची बट ही हैज़ डन लॉट फॉर पाकिस्तान। और जब हम देखते हैं कि थोड़ा मेलो कप्तान होता है तो हमें दिखता भी है सरफराज बेचारा बहुत एनर्जी डालता है टीम में, और आपने जिस तरह हमें बड़ा तरीके से एक्सप्लेन किया कि द काइंड ऑफ कल्चर वी हैव, हमें वो लोग चाहिए होते हैं जो थोड़े से डिमांडिंग हो, जो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लेके चले, और हमें दिखा है कि हमारी टीम की परफॉर्मेंसेज वैसे आती हैं। लेकिन आपको लगता है कि कहीं कहीं सरफराज से थोड़ा सा वो जो टॉप लेवल मैन मैनेजमेंट थी उसमें गलतियाँ हुई, जिसकी वजह से आज थोड़ी सी वीक पोजीशन है उनकी? देखिए बात यह है कि फैसल, कुछ लोग होते हैं खुद अपना एनालिसिस कर रहे हो तो खुद ग्रूम कर रहे हो अपने आप को। वेरी ट्रू। ठीक है ना, कुछ लोगों को ज़रूरत होती है कि उनको मज़ीद आपको आगे के लिए तैयार करें। अभी आप अगर रिसेंटली अगर देख रहे होंगे सरफराज का जो लेवल है वो काफ़ी अपग्रेड हो चुका है। ठीक है ना, जो जिन लोगों के साथ उनकी मूवमेंट है या जहाँ उठ रहे हैं बैठ रहे हैं, ठीक है ना, तो उनको अपग्रेड करना चाहिए। वेरी गुड। ठीक है ना, एज ए पीसीबी एज ए इंस्टीट्यूशन जो है ना, उनसे आगे क्या देखना चाहती है। लेकिन बदकिस्मती से मैंने बात यही कहा ना कि आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग जो है ना जब होती है तो फिर आप बहुत सारी चीज़ें पीछे चली आती हैं। सरफराज को लोग चारों सूबों में आप क्यों पसंद करते हैं, चारों सूबे के लोग उसको क्यों पसंद करते हैं? पाकिस्तान चारों सूबों में होते ना, क्यों पसंद करते हैं? बिकॉज उसके काम की वजह से। सही बात है। ठीक है ना, आपका काम अच्छा होगा आपको सब तारीफ करेंगे। आप कितने भी अच्छे हो जाए, आपका काम अच्छा नहीं होगा, लोग एंड एंड आपको बुरा भला कह रहे होंगे, आपकी तनकीद कर रहे होंगे। बिल्कुल सही। लेकिन हमने देखा है सरफराज पे तनकीद कम हुई है, तारीफ उसकी ज़्यादा हुई है। नो डाउट। ठीक है ना, और बैकिंग मिली है, आवाम से मिली है। गुलाम साहब, आपको लगता है कि सरफराज ने थोड़ा सा यहाँ पे भी मिसकैलकुलेट किया, या शायद वो थोड़ा सा वो जो उनका पावर ऑफ गिविंग है वो ज़्यादा यूज़ किया उन्होंने, कि वो बैटिंग में, मतलब जिस वक्त वो कप्तान बने थे, ही वाज वन ऑफ द बिजीएस्ट प्लेयर्स, ये भी डिविलियर्स के करीब करीब उनका सिंगल डबल का रेशो होता था, लेकिन उसके बाद उन्होंने उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं ली ऊपर से बैटिंग करने की। उसकी काफ़ी आया मिसाल अभी हमारे सामने है, क्वेटा ग्लेडिएटर्स की टीम फाइनल जीती है लेकिन उसमें एक 50 है सिर्फ सरफराज की। सो डू यू थिंक कि वहाँ थोड़ा सा, बिकॉज ही इज़ अ गुड इनफ बैट्समैन, लेकिन वो इतना चांस नहीं लिया उन्होंने बैटिंग पे? अब देखो फैसल, बात मैं करूँगा, हो सकता है मेरी बहुत सारी बात से लोग एग्री ना करें, ओके, कि लीडरशिप की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जिसमें एक सेक्रीफाइस बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि लीडर अपने आप को कितना सेक्रीफाइस करता है। तो सरफराज से जो मेरी पर्सनल बात हुई थी इसी हवाले से कि भाई आप बैटिंग में अपने आप को प्रमोट करें, वो करें, तो उसकी एक थ्योरी है कि वो कहता है कि मुझे अपनी फ़िक्र नहीं है, अच्छा, मेरी टीम जीतनी चाहिए, मेरी टीम के प्लेयर आगे आने चाहिए। ठीक है ना, और ये मैं वसूख से कह रहा हूँ आपके चैनल पर बैठ करके कि उसकी बात में सच्चाई थी। सही है, कोई ऐसी इसमें तो कोई शक नहीं बात नहीं कर रहा, जो बोल रहा था वो दिल से बोल रहा था कि वो चाहता है कि जब उसकी टीम के जितने भी खेलने वाले प्लेयर हैं सब परफॉर्म करें, सबको अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है ना, भले वो थोड़ा सा पीछे चला जाए। लेकिन सरफराज की आप परफॉर्मेंस को कैसे एवेल्यूएट करते हैं? एज ए पहले कैप्टन करते हैं, सही है, उसके बाद बैट्समैन, उसके बाद विकेट कीपर, 3 जगह उसकी परफॉर्मेंस एवेल्यूएट होती है ना। तो सबसे पहले उसकी परफॉर्मेंस होगी कहाँ, लीडरशिप की होगी। तो लीडरशिप के लिए पहले वो सेक्रीफाइस करेगा। सही है,
मैंने कहा ना कि हो सकता है लोग एग्री ना करें, लोग कहें कि नहीं ये क्या बात कर रहे हैं, उसको तो आगे आना चाहिए और फ्रंट से लीड करना चाहिए। लेकिन लीडरशिप सिर्फ फ्रंट पे बैटिंग करने से लीडरशिप नहीं आती है, किसी को फ्रंट पे ले जाके खड़ा करना भी, उसको तैयार करके, उसको मौका देके, उसको अपॉर्चुनिटी दे करके, उसको कॉन्फिडेंस दे करके, उसको प्लेयर बना के। अगर ये बात होती तो आज अब्दुल रज़ाक इतना बड़ा ऑलराउंडर आपके पास नहीं होता, जिसको वसीम अकरम ने वन डाउन पोजीशन पे बैटिंग कराना शुरू की थी। सही कह रहे हैं, ठीक है ना। वो ऑलराउंडर कहाँ बैटिंग करते हैं, वो बैटिंग करते हैं 6, 7, 8वें पे। सही बात। लेकिन वो वन डाउन करता था। अजहर महमूद कहाँ करते थे बैटिंग। ठीक है, डेवलप करना पड़ता है प्लेयरों को। सच्ची बात, सही बात। तो आप शादाब को डेवलप कर रहा है या फ़हीम अशरफ को कर रहा है या इमाद को कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, या और किसी को प्रमोट कर रहा है। हसन अली को डिफरेंसेस होने के बावजूद उसको उन्होंने खिलाया। क्यों चाह रहा है कि उसके जो प्लेयर हैं वो अपनी एबिलिटी से ज़्यादा प्रूव करें, परफॉर्मेंस दें। वो उसी सूरत में देंगे जब उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बिल्कुल टाइम टू टाइम। ठीक है ना। तो ये देखना पड़ेगा कि उसके क्या मकासद हैं, क्या वो बच रहा है। लोग कहते हैं डर रहा है, बच रहा है। क्यों डरेगा, क्यों बचेगा भाई, उसने हर जगह तो प्रूव किया हुआ है। सर यहाँ तो मोहम्मद रिजवान ने जब 100 कर दिए, चौथे नंबर पे आ गए, तो लोगों ने कहा ये देखो। देखो ना फैसल, अगर कोई प्लेयर प्रूवन ना हो ना, उसने हर जगह प्रूव किया। कोई इंग्लैंड में किया, ऑस्ट्रेलिया में किया है, न्यूजीलैंड में किया है, अभी साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज में जहाँ पे बाउंसी पिचेस थी वहाँ पे भी आके लड़ा कई इनिंगों में। सही बात। तो वो प्रूवन प्लेयर है, परफॉर्म किया हुआ है। अब वो चाह रहा है कि उसकी टीम, वो सबसे पहले अपने आप को देख रहा है एज ए लीडर देख रहा है, और उसकी लीडरशिप में जितने भी प्लेयर हैं वो जब भी परफॉर्म करेंगे, जब उनको अब मौके मिलेंगे, तो वो दे रहा है अपॉर्चुनिटी। तो क्या प्रॉब्लम क्या है उसको। बिल्कुल सही है। अच्छा, हमने सर देखा कि 2 ODIs हो चुके हैं और उसमें हम ये सोच रहे थे कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं, जैसे अब इमामुल हक हैं, उनसे हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जो प्लेयर्स साथ में आए, शान मसूद हैं, इतने मौके नहीं मिले, इमामुल हक को बहुत मौके मिले हैं, तो उनको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आना चाहिए था, थोड़ी और गेम अवेयरनेस शो करनी चाहिए थी। थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है कि एक बंदा जिसने 1000 रन इतने जल्दी किए और अब 2 इनिंग्स में इतना इजीली गिव अवे किए उसने विकेट्स, और यहाँ उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी और थोड़ी मेच्योरिटी शो करनी चाहिए थी। बिकॉज फ़खर नहीं है, बाबर आजम नहीं है, सो इमाम हैड द अपॉर्चुनिटी टू शो के आई एम देयर, आई एम द वन, और जिस तरह की पिचेस थी दोनों, मतलब 280 पाकिस्तान कर गया दोनों मैचेस में, और ऑस्ट्रेलिया 2-2 विकेट पे उसको चेस डाउन कर गया, तो दिस विकेट वाज क्वाइट इजी। देखिए, इमाम को आपको देखना पड़ेगा, इमाम की लिमिटेशन क्या है, बैटिंग की लिमिटेशन क्या है। इमाम को बड़ा सपोर्ट मिलता है जब फ़खर जमान उनके साथ होते हैं, बाबर आजम होते हैं, तेज़ रन कर रहे होते हैं सामने। ठीक है ना। हाँ, वो स्ट्रोक प्लेयर हैं, वो सपोर्ट करते हैं, उसको इनिंग ग्राफ करने का मौका मिलता है और वो अपना आहिस्ता आहिस्ता अपनी इनिंग को ग्राफ करता है। गुड पॉइंट। लेकिन जब शान मसूद के साथ खेलेगा ना, दोनों एक ही टाइप के प्लेयर होंगे, तो वहाँ प्रेशर बिल्ड होगा। सही कह रहे हैं। ठीक है ना, एज ए सीनियर प्लेयर उस पर प्रेशर बिल्ड होगा, शान पे नहीं होगा। क्या बात की, बिल्कुल सही बात। उस पे होगा, तो वहाँ इसको इनिंग बिल्ड करने में मसला हो रहा है। वहाँ पे स्ट्राइक रेट को तेज़ करना या बोर्ड को देख के चलाना आगे, ठीक है ना। वहाँ पे अगर आपने दोनों इनिंग देखी होगी उसकी, तो थोड़ा जल्दी करता हुआ नजर आएगा आपको आगे। मतलब उनका एक गेट अवे शॉट है जो बाहर निकलते हैं। हाँ। पेसर पे भी बाहर निकल के मारने का। तो ये इमाम की बैटिंग का ये खासा नहीं है। तो वो उसको क्या चीज़ पिंच करेगी, जहाँ डॉट बॉलें खेलेंगे दोनों, दोनों एंड से जब डॉट बॉलें होंगी तो प्रेशर कौन लेगा, बीइंग अ सीनियर प्लेयर इमाम लेगा। एब्सोल्युटली। ठीक है ना। तो वहाँ पे इमाम ने अपने आप को इतना ज़्यादा भी तैयार नहीं किया है कि वो प्लेसमेंट कर सके गैप में और अच्छी बॉल को भी बाउंड्री लगा सके। अच्छी बॉल को हिट आउट करने के लिए उसको कदमों का इस्तेमाल करना पड़ता है। बिल्कुल सही। बैकफुट पंच या ऑन द खेलना, ठीक है ना, या पुल कट कंट्रोल से खेलना, ज़रा सा भी शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल हो उसको किस तरह मारना, जिसे ऑस्ट्रेलियन मारते हैं या जो पक्के जो मैच्योर प्लेयर का करते हैं। अभी उस लेवल का वो प्लेयर नहीं बना है। सही है। तो ये जब भी ये शान मसूद टाइप के प्लेयर उसके साथ खेलेंगे ना, तो उसको प्रॉब्लम आएगी। बिल्कुल सही। सर, हमारे बैटिंग कोच जो है गोरे हैं, और गोरे तो बड़ी बात करते हैं, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स, गलतियों से सीखो। सो हम एशिया कप की कंडीशन में हम देखें तो हम एशिया कप में, यूएई की कंडीशन में, एशिया कप में हमने देखा सबसे बड़ी गलती जो आइडेंटिफाई वो यही हुई कि हमारे बैट्समैन जो सिंगल डबल नहीं कर पा रहे। सही है, वो मिडल ओवर अच्छा नहीं खेल पा रहे। अगर आप ये दोनों मैचेस देखें, 100 पहले मैच में कोई 130 समथिंग हमने डॉट बॉल्स खेली, दूसरे मैच में भी 100+ डॉट बॉल्स खेली आउट ऑफ 300। तो फिर वो जो दो, आपने जैसे खुद कहा था कि 280 को आप 300 भी ले जा सकते थे, 300+ भी ले जा सकते थे। सो वो वैसे ही जाता जब आप बीच में जो आपने इतनी डॉट बॉल्स खेली उसको सिंगल डबल्स में कन्वर्ट करते। और अभी भी हम नहीं किसी प्लेयर पे हाथ रख सकते कि ये बंदा शीट एंकर है और पूरी 50 ओवर खेलेगा, 40 ओवर खेलेगा। सो जो ग्रांड फ्लावर है आपके साथ इतने सालों से हैं, मतलब ये गलतियाँ, ये प्रॉब्लम्स, ये कैसे सही होंगी?
देखो फैसल, ग्रांड फ्लावर की परफॉर्मेंस से तो कोई भी मुतमईन नहीं है, क्योंकि बैटिंग की आपकी कोई स्टैंडिंग नहीं है, आप हारते बैटिंग की वजह से। दूसरी बात ये कि देखें, जो यूई की आउटफील्ड है ना, पाकिस्तान की तरह है, वो फास्ट नहीं है कि बॉल लगे और चौका हो जाए। यहाँ आपको मेहनत करनी पड़ती है। और दूसरी बात ये है कि जब भी एक्यूरेट बॉलिंग होगी आपको प्लेस करने में प्रॉब्लम आती है, आपकी वो स्किल्स नहीं है। तो सबसे पहली बात है कि हम रन बनाते कैसे हैं। हम रन बनाते हैं या तो ग्राउंड बहुत तेज हो, लगे और चौका हो जाए दाएं बाएं से, या फिर हम ऊंचा खेल के रन बनाते हैं। तो यूई जैसे जहाँ भी थोड़ी सी भी हैवी आउटफील्ड होगी ना, जहाँ गेंद ट्रैवल इतना तेज नहीं करेगा, जैसे पाकिस्तान में आपने पीएसएल में देखा होगा, कराची में ठीक है, लगते ही चौका हो रहा था ना, वो दुबई में या आपको शारजा में या मैं खेला हुआ मुझे पता है जी। तो वो ट्रैवलिंग नहीं है बॉल की, जरा सा भी फील्डर को टाइम मिलेगा ना वो मैनेज हो जाता है। वहाँ होता है प्रेशर बिल्ड, आपकी वो स्किल्स नहीं है जो हम जैसे बात कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया या दूसरी टीमों की जो स्किल्स होते हैं कि वो प्लेसमेंट, उनकी जो गैप है ना, बॉल को किस तरह, जैसे उस्मान ख्वाजा खेल रहा होता है, जरा सा वो देखता है रिस्क को अपने मूव कर देता है फील्डर से दाएं बाएं, वो आपकी स्किल्स नहीं है। आप खेलते रहते हैं तो आपको फील्डर जो है वो अलाउ नहीं करता कि आप रन बनाओ, वहाँ पे प्रेशर बिल्ड होता है। तो देखना ये कि हम रन कैसे बनाते हैं, हम ऊंचा मार के रन बनाते हैं। बिल्कुल सही है। और ऊंचा मारने से मुझे उमर अकमल याद है, दोनों बार बेचारे मिड विकेट के ऊपर से मारने गए और बेचारे आउट हो गए, और जो बेचारे बल्ले को उन्होंने जो उसके बाद पटका है वो याद आ गया। उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। गुलाम अली साहब हमारे साथ हैं, हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक ऑन स्पोर्ट्स वन। वी हैव विद अस गुलाम अली साहब। और ब्रेक पे जाने से पहले हम उमर अकमल की तरफ आ गए थे, वो उनको वापस एक बार मौका मिला है पीएसएल की अच्छी परफॉर्मेंसेस की बेसिस पे, जिस पे अहमद शहजाद ने कहा कि बहुत जल्दी कर दी सिलेक्शन करने में, लेकिन ही हैज़ कम इन द टीम। और गुलाम अली साहब हमें एक्सप्लेन भी करेंगे कि छठे नंबर पे क्या उमर अकमल की जगह बनती है, बिकॉज हमने देखा है कि छठे नंबर की पोजीशन पे इमाद वसीम तो खैर उससे लोअर डाउन आते हैं, लेकिन वो एक अच्छी हिटिंग कर रहे हैं, आसिफ अली स्ट्रगल कर रहे हैं, और सरफराज का हमें पता नहीं है कि वो कौन सी पोजीशन पे वो आया हार्ड हिटर खेलेंगे या रन सिंगल डबल वाली सिचुएशन खेलेंगे। सो लोग ये कहते हैं एक्सपर्ट्स के उमर अकमल की जगह बनती है, ही समबडी हु कैन बी अ गुड चॉइस ऑन नंबर 6, नंबर 5 व्हेन इट कम्स टू ओडीआई क्रिकेट। सो पहले तो ये बताएं कि क्या उनको टेस्ट करना सही डिसीजन था, और दूसरा उनके 2 मैचेस की परफॉर्मेंस पे बात करना पड़ रहा है आपको। ठीक है, उसकी वजह यह है कि सिलेक्शन कमेटी की गलत थॉट्स की वजह से जो है ना, और होमवर्क कंप्लीट नहीं किया उन्होंने कि उस प्लेस पे उनको किस टाइप का प्लेयर चाहिए, उसका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका परफॉर्मेंस ग्राफ क्या है, वो बगैर चेक किया आपने आसिफ अली को ओडीआई में डाल दिया। गलती थी बेचारे के साथ, ठीक है ना। और आपने जब उसको पूरा टेस्ट कर लिया तो आपको ख्याल आया कि यार ये तो नहीं कर सकता। जबकि हम उसको एनालाइज कर रहे थे कि उसका T20 का रिकॉर्ड फिर भी मुनासिब था, लेकिन वनडे क्रिकेट का आप उसकी करियर उठा के देखेंगे ना, तो उसकी हिस्ट्री आपको इतनी स्ट्रांग नज़र नहीं आएगी। तो जब एक लड़का डोमेस्टिक क्रिकेट में इसकी हिस्ट्री स्ट्रांग नहीं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करें कि वहाँ पे आकर के आपको वो मैच विनर बन जाएगा या आपको वो जगह फुलफिल करेगा। सही बात है। तो जब आपने गलत सिलेक्शन की, आपने फिर आपके पास चॉइस नहीं रही, तो आपको लाना पड़ गया उमर अकमल को, जबकि आपके पास ऐसे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे डोमेस्टिक में जिनकी हिस्ट्री थी, जो अपनी टीमों के लिए मैच विनर हैं, ठीक है ना। वो इनिंग को ग्राफ करते हैं, लेके चलते हैं, टेल के साथ अच्छा खेलते हैं, हिटिंग अच्छी कर लेते हैं जब रिक्वायरमेंट आती है। तो आपने उन प्लेयरों को इग्नोर किया, आपने छोड़ दिया उनको। आसिफ अली बैंक किया, आसिफ अली का जाहिर सी बात उसकी उस तरह की परफॉर्मेंस थी नहीं। T20 की परफॉर्मेंसेस पे आपने लिया वही वाली जो उसका कैलिबर था उसने उतना किया। अब आपको अचानक से मुझे पड़ गया, आप ढूंढ रहे हैं प्लेयर कहाँ है, अब चलो भाई उमर अकमल को ले आओ, ठीक है ना। तो गलती पे गलती, सही बात, ठीक है ना। वरना यही उमर अकमल ने ऐसा क्या किया जो आप उसको लेकर के आ गए, या उसको जो आपने फिटनेस से बाहर किया था, क्या आपने उसकी फिटनेस ट्रायल ली है? दोबारा फिटनेस उनकी सही नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ कि आपने जो कह के उसको बाहर किया था ना, आपने वो चीजें फुलफिल की दोबारा से। ना उमर अकमल की कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी जिसकी वजह से आप लाए। आपने क्या देखा, आसान रास्ता चुना कि चूंकि आपसे गलती हो गई थी, आपने होमवर्क आपका ठीक था नहीं, अब आपके पास चॉइस नहीं, आपने बोला चलो भाई ये खेला, उसको लाके दोबारा चांस दे दो। अब आप डर रहे हैं कि हम नए प्लेयर कहाँ से ट्राई करें। तो ये इनसे गलती हुई जिसकी वजह से आप उमर अकमल को देख रहे हैं। और उमर अकमल भी जो है माशाल्लाह से सीखने का नाम नहीं ले रहे। नहीं भाई, कोई कि उसको अपने रोल का पता ही नहीं चल पा रहा कि मेरा रोल क्या है, मैं हूँ क्या, मेरा टैलेंट क्या है। जो दूसरे मैच में वो 22वें ओवर में थे और ऐसा लग रहा था कि सिर्फ 2 ओवर बाकी हैं, जितने रन बनाने अभी बना लो। जो शॉट उन्होंने खेला है, सॉरी टू से,
बदकिस्मत कहूँगा मैं कि इतने टैलेंटेड जो बैट्समैन ना, मुझे इसका और मुझे मोहम्मद शमी का बहुत अफसोस होता है। मोहम्मद शमी भी जिस तरह का टैलेंटेड बॉलर था, इतनी उसको क्रिकेट खेलनी चाहिए थी, जो उसका नाम बनना चाहिए था, क्योंकि मैं उसके साथ खुद भी खेला हूँ। ठीक है, तो मैं बड़ा मुझे अफसोस होता है कि ये 2 प्लेयर पाकिस्तान। अहमद शहजाद के लिए नहीं होता अफसोस? अहमद शहजाद ने काफ़ी, मैं समझता हूँ, क्रिकेट खेली और उसने प्रूव भी किया था, अगर आपको याद हो। तो उसके साथ भी थोड़ा सा इश्यूज़ रहे हैं, क्योंकि उसको भी फिर ईगो का मसला हुआ कुछ मैनेजमेंट के साथ, वरना जिस तरह से वो डेवलप हो चुका था उसको बेसिकली हमने खुद ख़राब किया है। ठीक है, कुछ बच्चों में एटीट्यूड होता है, लेकिन अगर वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उनकी कुछ चीज़ें अगर आउट ऑफ ग्राउंड मैनेजेबल नहीं है, तो उनका मैनेज करना मैनेजमेंट का काम है। लेकिन ग्राउंड में आपको प्रूव करके दे रहा था वो, हर जगह उसने परफॉर्मेंसेस की हुई थी, आपने उसको खुद ख़राब किया है। उमर अकमल का भी इशू था, लेकिन उमर अकमल अपनी परफॉर्मेंस से बाहर हुआ है। अहमद शहजाद को अगर आप उठा के देखें, उसकी परफॉर्मेंस जब आपने उसको ड्रॉप किया था बांग्लादेश सीरीज से, आपको याद होगा, हारून सिलेक्शन कमेटी में वकार कोच थे, आपने वहाँ से उसको ख़राब करना शुरू किया आपने। वकार साहब ने तो इन दोनों प्लेयर्स की बहुत सारी डिसिप्लिन के इश्यूज रखे थे, लेकिन आप खुद कह रहे हैं कि डिसिप्लिन के इश्यूज तो इनके थे, बट दोज शुड हैव बीन मैनेज्ड बिकॉज़ ये इनमें टैलेंट था। देखिए मैनेजमेंट होती क्या है, हाँ, देखिए आप प्लेयर्स को ही तो मैनेज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, वहाँ पे मुख्तलिफ कैरेक्टर के लोग मिलेंगे, मुख्तलिफ मिजाज के लोग मिलेंगे। सही बात, ठीक है ना। जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनसे काम लेना जानती हैं, उनके पूरे जो उनकी जो खुसूसियात होती हैं उनसे इस्तेफादा करती हैं, उनको मैनेज करती हैं। तो आपको ये एक मैनेजमेंट है भाई। बिल्कुल सही बात है ना। हम अगर बात करें कि हमने हसनैन को चांस दिया, आउटस्टैंडिंग बॉलर, और उन्होंने देखा भी कि क्या पेस है उनका। अनफॉर्चुनेटली उनको नए बॉल से बॉलिंग नहीं दी शोएब मलिक ने, वरना शायद विकटें भी आती हैं, रिजल्ट डिफरेंट होते हैं। बट ही समवन हु इज़ देयर, सब तारीफ़ कर रहे हैं कि एक्शन भी अच्छा है, रिदम भी अच्छा है, और वकार यूनुस भी कह रहे हैं कि उसको बॉलिंग कराते रहना चाहिए और सीखेगा उससे। आपको लगता है कि ये स्पिनिंग ट्रैक्स होते हैं, यहाँ पे आप अगर आप हसनैन को ले जा रहे थे तो आप यासिर शाह की जगह उमर खान को भी ले जाते तो वो भी टेस्ट हो जाते। तो आपको लगता है कि अजीब, मतलब कोई, मेरा ख्याल है कि इंग्लैंड में शायद मुझे ऐसा लगता है कि 2 लेग स्पिनर को देख रहे थे। इंग्लैंड में की हिस्ट्री है कि वहाँ लेग स्पिनर जो है थोड़ा सा सक्सेसफुल रहते हैं। लेकिन गुलाम अली साहब, इंग्लैंड में सक्सेसफुल होने के लिए आप यूएई में टेस्ट कर रहे हैं उसको। नहीं, अब एक्चुअली देखें ना, टाइम तो नहीं है। यासिर तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस प्लेयर है, ठीक है, उसको एक मौका और दे के देख रहे हैं। मैं इसमें कोई, मैं समझता हूँ बुराई नहीं है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि जिसको आप खिला रहे हैं ना, आप उसको क्या मैसेज दे रहे हैं, उससे क्या काम लेना चाह रहे हैं जो वो डिलीवर नहीं कर पा रहा। ठीक है ना, उसको आप मौका तो दे रहे हैं उसको, लेकिन देखें उसकी वनडे की या T20 में इतनी परफॉर्मेंसेस तो नहीं है ना उसकी। अगर आप उसको खिलाना चाह रहे हैं तो फिर ये काम है बॉलिंग कोच का, बिल्कुल सही, ये काम है कप्तान का, कि उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो क्यों नहीं कर पा रहा। हाँ, क्यों नहीं कर पा रहा। अगर आप किसी को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। गुलाम साहब, आपको नहीं लगता कि यूएई की कंडीशन में जितना, और इवन कराची में भी जितनी बुरी बॉलिंग यासिर शाह से हुई, दिख रहा था कि शॉर्टर फॉर्मेट में ही इज नॉट समबडी हु कैन कंटेन। मुझे वैसे उसका फिटनेस का भी इशू है, थोड़े बल्की हुए हुए हैं, फील्डिंग नहीं है। लेग स्पिनर जो है ना, उसकी पूरी बॉडी जो है ना चाहिए, लगती है पूरी बॉडी, जिस तरह उसकी पिवट होती है ना उसकी बॉडी, तो वहाँ पे उसकी फिटनेस जो है ना, अगर हल्की सी भी प्रॉब्लम में हो ना, तो वो चीज़ नहीं उससे आ पाती है। बिल्कुल सही है। मैं समझता हूँ कि उसका फिटनेस का इशू है। अगर वो फिटनेस पे काम करेगा तो मेरा ख्याल बेहतर हो जाएगा। हसनैन की ज़्यादा बात की आपने, मेरी ख्वाहिश है और मुझे लगता है कि अगर इसको सही मैनेज किया गया तो ये दुनिया का एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट बन सकता है। प्रोडक्ट, क्रिकेटर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये वो मटेरियल है जिसकी आप मार्केटिंग भी कर सकते हैं। सही है ना। इसकी हाइट, इसका जो फेस लुक है, इसके स्माइल, इसकी बॉलिंग की पेस, इसका एक्शन, इसमें वो सारे मटेरियल आते हैं। बिल्कुल स्टार मटेरियल। तो अब देखना ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको किस तरह मैनेज करता है, कि इसकी फिटनेस से लेकर के इसकी परफॉर्मेंस और इसकी जो है ग्रूमिंग, ये मैं बता रहा हूँ बहुत बड़ा, क्योंकि आपके पास अब स्टार प्लेयर आना बंद हो गए। और गुलाम साहब, अगर आप ये भी साथ ऐड कर देना कि अब हमारे प्लेयर्स को भी चाहिए कि यार ये मैनेजमेंट में तो वही लोग हैं जो पिछले 100 सालों से चले आ रहे हैं। सो अब प्लेयर्स को खुद भी थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा। चाहे वो ही इज़ वेरी यंग, ही इज़ ओनली 18 ईयर्स ओल्ड, बट ही हैज़ टू लुक एट द प्लेयर्स जो सुपरस्टार बन सकते थे लेकिन नहीं बन पाए। तो ही हैज़ टू अवॉइड दोज थिंग्स जिसकी वजह से आप मसला पता है क्या, क्यों नहीं बन पाते, ये सोचने वाली बात है। सही बात, क्योंकि देखो हम बेसिकली अगर हम बात करते हैं चंद मखसूस लड़कों की बात करते हैं जो हम समझते हैं जो यार इनको ये पता होना चाहिए, लेकिन ओवरऑल अगर आप माशरे में जब जाओगे ना, आप लोगों को देखोगे, उनसे बातचीत करोगे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि यार इनके तो दिमाग के वो सारे खाने खुले ही नहीं अभी तक, वो ग्रूमिंग या वो सोच अभी तक डेवलप हुई नहीं है।
तो ये किसका काम है? ये इदारे का काम होता है सही है कि देखिए टेक द अगर प्लेयर्स टू द नेक्स्ट लेवल कि यार कैसे चीजें संभालनी बिल्कुल बिल्कुल के क्योंकि हमारे यहाँ वो चीज़ नहीं है कि आप जहाँ पे थोड़ा सा आपका नाम बनता है आप एक मैनेजर हायर करते हैं या आपको एक मैनेजर हायर करके दिया जाता है जो आपकी सारी चीज़ें मैनेज कर रहा होता है। आपकी प्रैक्टिस क्या है, आपकी एक्टिविटीज़ क्या है, आपका खाना, उठना, बैठना, सोना, मिलना, मार्केटिंग करना आपकी, वो सारी चीज़ें वो मैनेज करता है। सिर्फ आपको परफॉर्म करना है वो आपको पूरा आपको बताता है कि आपका आज दिन में क्या काम है, ठीक है ना। आपके सारे प्रेशर वो रिलीज कर देता है आपके ऊपर से। वेरी ट्रू। तो वो चीज़ें हमारे तो नहीं है ना। नहीं है सर, नहीं है। तो वो कैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका प्लेयर जो है कुछ चंद सालों में जो है वो वैसा चमकता शो का वक्त खत्म हो रहा है, वरना इस पे बहुत ज़्यादा बात हो सकती। थोड़ा सा मेरा डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी है। आखिरी आपसे पॉइंट ऑफ व्यू लूँगा कि आपके हिसाब से अब 3 ओडीआईस बचे हैं, बेंच पे बहुत सारे प्लेयर्स हैं और शोएब मलिक साहब तो गए भी बेंच को टेस्ट करने। आपको लगता है कि आबिद अली को, साद को, सबको चांस मिलना चाहिए? बिकॉज वी ऑल वांट टू सी देम प्ले। देखें, आपको देना पड़ेगा, सही है, क्योंकि अगर आप इतने बड़े बड़े जो रेगुलर खेलने वाले उनको बिठा के गए और इनको ले गए, इनको खिलाना लाजमी है। वेरी ट्रू। आप जब कह रहे हो कि हम जीतने के लिए नहीं आए तो फिर सबको खिलाएं। फिर आप बिल्कुल सही बात है, सबको खिलाना पड़ेगा आपको। भले कोई 100 कर रहा हो, अगर हारिस सुहेल ने 100 कर दिया, ठीक है, आप हारिस सुहेल को बिठा के आबिद अली को मौका दें। मैं सोचा था आप इमामुल हक को बिठा के देंगे, लेकिन सर नहीं इमामुल देख, आबिद अली ओपनर नहीं ना, मैं ओपनर की जगह मिडिल ऑर्डर में, ठीक है, मिडिल ऑर्डर में आपको ज्यादा स्ट्रेंथन करना है बिकॉज़ आप ओपनर तो चेंज करेंगे। वही कह रहा हूं, बिल्कुल सही बात। आपको देखना ना कि किन प्लेस पे आपको प्लेयर चाहिए। साद अली को भी खिलाएं आप और उसको भी खिलाएं। बिल्कुल सही। गुलाम अली साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। दोबारा भी आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया आपका व्यूअर्स, आपका भी शुक्रिया। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कीप वॉचिंग आवर शो एंड आवर चैनल। विल सी यू टुमारो।